हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह अमर मोटिवेशन फॉर यू चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज लेसन 3 पढ़ने जा रहे हैं, धातु तथा अधातु। अब समझते हैं धातु क्या होता है। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और आघात वर्ध तथा तन्य होते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, सोना, चांदी, टिन, सोडियम आदि, ये होते हैं धातु। अधातु क्या होते हैं? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक नहीं होते और आघात वर्ध व तन्य नहीं होते, अधातु कहलाते हैं। उदाहरण कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। देखिए, धातु और अधातु इसलिए स्पीड से पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये चीज़ कटा है लेकिन इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इसे जानना बहुत ज़रूरी, इसीलिए इसे बता रहे हैं। तो धातु क्या होता है? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और आघात वर्ध तथा तन्य होते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोना, चांदी, टिन, सोडियम आदि। तो ये दोनों परिभाषा आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ये पेपर में नहीं है। तो ये आपका यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। सक्रियता श्रेणी, ये श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसमें सामान्य धातुओं को उनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए, सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता है। ये देखिए घटते हुए क्रम में लिखा है। जैसे सबसे अधिक जो होता है सक्रिय श्रेणी, वो होती है पोटेशियम की। पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। तो ये अभिक्रियाशीलता के आधार पर, सक्रियता श्रेणी के आधार पर घटते हुए क्रम में लिखा गया। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, जैसे कापर सल्फेट। कापर सल्फेट को जब जिंक के साथ अपक्रिया कराते हैं, आप लोग विस्थापन अपक्रिया पढ़े होंगे लेसन पहले में, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में। अगर अभी नहीं पढ़े तो जाके वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पास कापर सल्फेट को जिंक के साथ अपक्रिया कराते हैं, तब ये जिंक सल्फेट बना लेते हैं। यहाँ से ये क्या बना लिया? जिंक सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो सक्रिय श्रेणी यही होती है कि जो अधिक क्रियाशील होता है या जो अधिक फुर्तीला होता है, एक्टिव होता है, वह क्या करता है? कम एक्टिव वाले को विस्थापित कर देता है और उसके साथ खुद अभिक्रिया कर लेता है। अब देखिए, जैसे कापर, कापर को देखिए तो कापर यहाँ पास है और यहाँ पास जिंक को देखिए, जिंक यहाँ पास है। तो ये कॉपर से ज़्यादा जिंक सक्रिय है। सक्रिय अधिक होने के कारण ये क्या करेगा? कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा। तो ये जिंक इसके साथ सक्रिय होने के कारण जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। इसी प्रकार देखिए फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को जिंक के साथ कराते हैं तो यहाँ पास जिंक सल्फेट बना लेते हैं। अब देखिए जिंक आगे है तो यहाँ पास देखिए जिंक फेरस से क्या है? बड़ा है, तो ग्रेटर देन है, इसलिए जिंक इससे अभिक्रिया कर लेगा और फेरस को क्या कर देगा? आयरन को विस्थापित कर देगा। अब देखते हैं खनिज। खनिज क्या होता है? पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो खनिज होते क्या हैं? देखिए, पृथ्वी से धातु या उसके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं। जब आपके धातु प्राप्त होते हैं तो धातु के साथ बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे मिट्टी, कंकड़, रेत, पत्थर। तो जब इस प्रकार वो प्राप्त होती है तो वह खनिज कहलाता है। तो पृथ्वी से धातु या उसके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे कि खान से अगर खोद कर कोई चीज़ निकाला जाता है तो उसके साथ काफ़ी गंदगी जुड़ी होती है, जैसे मिट्टी, कंकड़। तो ये सब क्या होते हैं? खनिज होते हैं। पृथ्वी से धातु या उसके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट एक खनिज है, इसमें कॉपर तथा आयरन धातुएं उपस्थित होती है। अब देखिए, कॉपर पायराइट में Cu कॉपर है, Fe क्या है? आयरन है। तो इसमें दो चीज़ें उपस्थित हैं। अयस्क क्या होता है? उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलता पूर्वक तथा कम खर्च में अलग किया जा सकता है, उस धातु का अयस्क कहते हैं। उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को, मतलब अगर कोई खनिज है तो वह खनिज जिसमें से किसी धातु को आसानी व कम खर्च में अलग किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो अयस्क भी क्या होता है?
पृथ्वी से खोदा गया होता है, लेकिन इसमें खनिज को अगर समझ लिए तो खनिज से जिसमें धातु को आसानी से और कम खर्च में अलग किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, कॉपर को कॉपर पायराइट से, कॉपर पायराइट यहाँ पास जो है कॉपर पायराइट से कॉपर जो निकाला गया है, कॉपर जो निकाला गया ये क्या है, धातु है। तो धातु देखिए यहाँ पास यही परिभाषा, वह खनिज जिसमें से किसी धातु को आसानी व कम खर्च में अलग किया जा सके अयस्क कहलाता है। अब देखिए कॉपर पायराइट से कॉपर को आसानी से निकाला जा सकता है, तो ये कॉपर पायराइट का कॉपर ये क्या है, अयस्क है। तो इसी प्रकार देखिए एल्युमिनियम को बॉक्साइट से, अब बॉक्साइट का फार्मूला ये होता है, इसमें से एल्युमिनियम को आसानी से निकाला जा सकता है। इसी प्रकार लेड को गैलेना से, गैलेना मतलब PbS, ये फार्मूला यहाँ से लेड को निकाला जा सकता है। धातु कर्म क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए, अयस्कों से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। तो अयस्कों से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, इसलिए इसे सोच रहे हैं बहुत जल्दी से ख़त्म कर देंगे। इसे आप आराम से पढ़ते रहिए। ये वीडियो बहुत छोटी रहेगी और इससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा, तो आपको साइंस में कम समय देना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी परिभाषा इस लेसन की है, तो इसे याद करते चलिएगा। अब देखिए धातु कर्म में निम्नलिखित प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है। पहला, अयस्क का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण, धातु का शोधन। अब आइए देखते हैं, इसे आगे पढ़ते हैं। अयस्क का सांद्रण क्या होता है? अयस्क को अधात्री किसे कहते हैं? जो गंदगी होती है, जैसे कि अपद्रव्य पदार्थ जैसे मिट्टी, बालू, कंकड़, चूना से अलग करने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क को अधात्री मतलब इन सब से अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण। अयस्क सांद्रण की निम्नलिखित विधि है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, वो है फेन प्लावन विधि। इसमें आपको वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आने का ज़्यादा चांसेज है। तो इसे देखते हैं, फेन प्लावन विधि क्या होती है। फेन प्लावन विधि, इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों जैसे कॉपर पायराइट का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को जल तथा तेल के मिश्रण में डालकर वायु प्रवाहित की जाती है। अशुद्ध अयस्क तेल के साथ झाग बनकर ऊपर तैरने लगता है तथा अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती। इस विधि में चीड़ का तेल या यूकेलिप्टस का तेल में काम में लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पास चित्र आपको दिख रहा होगा, ये बनाए हैं। अब देखिए इसमें जो होता है, दो चीज़ लिया जाता है। एक सल्फाइड का अयस्क लिया जाता है, दूसरा इसमें जल व तेल लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक आपका अयस्क लिया जाता है, सल्फाइड अयस्क लिया जाता है। इसमें एक सल्फाइड अयस्क लिया जाता है, ये देखिए। अब इसे जल्दी से यहाँ पास बना के आपको दिखा दे रहे हैं। ये सल्फाइड अयस्क लिया जाएगा, इसके अंदर सल्फाइड अयस्क होगा और इसमें जल व तेल होगा। और ये जो सल्फाइड अयस्क होगा ये चूड़ होगा, काफ़ी महीन होगा। तो ये दोनों को जब मिलाते हैं उसके बाद इसमें वायु प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या करते हैं? वायु प्रवाहित करते हैं, तब इसमें फेन बनता है। तो फेन जो होता है वह सल्फाइड अयस्क का भाग होता है, जो कि झाग बनकर ऊपर तैरने लगता है। जो शुद्ध होता है वह ऊपर तैरने लगता है और जो गंदगी होती है वह नीचे बैठ जाती है। यहाँ पास जो गंदगी होगी वह नीचे बैठ जाएगी, तो यही पास देखिए, यहाँ पास वही बताया गया कि इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को जल तथा तेल के मिश्रण में डालकर वायु प्रवाहित करते हैं। इसमें मान लीजिए ये आपका जल और तेल है, इसमें जल और तेल डालें और इसमें पिसे हुए जो अयस्क होंगे उसको डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अशुद्ध अयस्क
तेल के साथ झाग बनकर ऊपर तैरने लगते हैं। जब वायु यहाँ से प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो अशुद्ध अयस्क होते हैं वह तेल के साथ ऊपर झाग बनकर तैरने लगते हैं और जो अशुद्धियाँ होती है वह नीचे बैठ जाती है। जो अशुद्धियाँ होती है वह नीचे बैठ जाती है। इस विधि में चीड़ का तेल या यूकेलिप्टस काम में लिया जाता है। अब देखिए धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है? सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है? सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। अगली हेडिंग निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य वाष्पशील पदार्थ को निष्कासित करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। ये मान लीजिए आपका जिंक कार्बोनेट सांद्रित अयस्क है। जिंक कार्बोनेट सांद्रित अयस्क है। जब इसमें ऊष्मा दी जाती है तब यह क्या हो जाता है? धातु ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा। तब यह जो अन्य वाष्पशील पदार्थ होगा वह निष्कासित हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह क्या हो जाएगा? ऊपर निष्कासित हो जाएगा। यही क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। जब किसी सांद्रित अयस्क को ऊष्मा की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तब धातु ऑक्साइड बनता है और जो उसमें वाष्पशील पदार्थ होता है, ये वाष्पशील पदार्थ है वह निष्कासित हो जाता है। इसी क्रिया को निस्तापन कहते हैं। भर्जन। भर्जन क्या है? सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तब ये सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। ये छोटी छोटी परिभाषा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आप समय नहीं लेंगे तो आप लोग को आसानी रहेगी पढ़ने में भी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रगलन क्या है? भर्जित या निस्तापित अयस्क में विद्यमान न घुलने वाली अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन क्या है? भर्जित। अगर भर्जन आपको समझ में आ गया, निस्तापन समझ में आ गया, तो उसी अयस्क में विद्यमान न घुलने वाली जो अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया होती है उसी को प्रगलन कहते हैं। जैसे हीमेटाइट को जब कार्बन के साथ अपक्रिया कराते हैं तब ये यहाँ से आयरन निकल जाता है और ये आपका बनता है क्या? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। अब गालक क्या होता है? वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। तो जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होगी उनको उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें सरलता से अगर जो गला दे तो वही क्या कहलाता है? गालक कहलाता है। धातु का शोधन या परिष्करण। धातु का शोधन या परिष्करण। धातु के शोधन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें विद्युत अपघटनी विधि मुख्य है। यहाँ पास जो इम्पोर्टेंट है वही को लेकर आए, तो आप लोग सिर्फ इतना पढ़ लीजिए जितना पढ़ाया जा रहा है, बस इतने से आप 90+ स्कोर कर लोगे। तो आइए देखते हैं ये अगली हेडिंग, विद्युत अपघटनी विधि। इस विधि क्या है? यह विधि क्या है इसको अच्छे समझते हैं। इस विधि में गोल्ड, सिल्वर, निकिल, टिन, कॉपर जैसी धातुओं का परिष्करण इस प्रक्रम के द्वारा होता है। ये जो धातुएं हैं सिल्वर, गोल्ड, निकिल, टिन, कॉपर, इसी धातु का यहाँ पास क्या होता है? परिष्करण किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। उसी धातु के किसी घुलनशील लवण का विलयन विद्युत अपघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत अपघटन करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्र हो जाती है, जबकि अशुद्धियाँ या तो घुल जाएगी या तो एनोड के नीचे कीचड़ के रूप में गिर जाती है। और इसी कीचड़ को क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। देखिए ये विद्युत अपघटनी विधि, इसमें क्या होता है? एक एनोड होता है,
एनोड जो होता है अशुद्ध धातु का बनाया जाता है और एक कैथोड होता है। कैथोड जो होता है शुद्ध धातु का। इसको एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसमें एक द्रव्य भरा जाता है विलयन का, उसी धातु का घुलनशील विलयन भरा जाता है। इसमें क्या होता है, उसके बाद जब इसमें से जब विद्युत इसमें प्रवाहित किया जाता है तो जो विद्युत अपघट्य होता है उसके कारण जो विद्युत अपघट्य होता है उसमें जो शुद्ध धातु होती है वह कैथोड पर जाकर चिपक जाती है। जो शुद्ध धातु होती है कैथोड पर जाकर चिपक जाती है और जो अशुद्ध धातु होती है वह एनोड के नीचे आकर गिर जाती है। यही विद्युत अपघटनी विधि है। इसे फिर से समझिए, विद्युत अपघटनी विधि में कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। इसे बस एक बार ध्यान से समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बता देंगे अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं और उसी जो सेम धातु का एनोड होता है उसी धातु का कैथोड लेते हैं, वो शुद्ध होता है। तो एनोड जो होता है अशुद्ध धातु का होता है और कैथोड जो होता है शुद्ध धातु का। अब इसको एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है और जिसमें ये एनोड और कैथोड को रखा जाता है वह विलयन उसी का, मान लीजिए ये आपका अशुद्ध धातु जो भी धातु होगी, मान लीजिए कॉपर है तो कॉपर के विलयन उसी धातु का घुलनशील विलयन लेते हैं। उसके बाद जब इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो इसमें शुद्ध धातु होती है वह कैथोड पर चिपक जाती है, शुद्ध धातु कैथोड पर और अशुद्ध धातु एनोड पर चिपक जाती है। या फिर जो अशुद्ध धातु एनोड पर नहीं चिपकती तो वह एनोड के नीचे अपद्रव्य के रूप में, कीचड़ के रूप में नीचे गिर जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग क्या है, संचारण। संचारण देखिए आपको पहले लेसन में पढ़ाया गया, अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो पहला लेसन जाकर अमर मोटिवेशन फॉर यू चैनल पर देख सकते हैं। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में संचारण एकदम लास्ट हेडिंग है, जाके देख लीजिए, अच्छे से समझाए गए लिखाया गया है। तो संचारण क्या होता है एक बार यहाँ भी बता देते हैं जल्दी से। तो संचारण की परिभाषा देखिए क्या होती है। जब कोई धातु, संचारण की परिभाषा क्या होती है, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, वायु, नमी के संपर्क में आती है। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, वायु, नमी के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है और यह प्रक्रिया, जो संक्षारित होने की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया संचारण कहलाता है। तो संचारण समझ में आ गया होगा। तो जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, वायु, नमी के संपर्क में आती है तो वह संचारित होने लगती है, यह प्रक्रिया संचारण कहलाती है। अगर ये परिभाषा नहीं समझ में आई है तो जब बोलता रहता हूँ तो आप लिख लिया करिए, तो पीछे करके आप ये परिभाषा लिख लीजिएगा जो बोला हूँ। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, वायु, नमी के संपर्क में आती है तो वह संचारित होने लगती है, यह प्रक्रिया संचारण कहलाती है। अब संचारण से बचाव, संचारण से सुरक्षा कैसे करेंगे, तो संचारण से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती है। जैसे पिंट करना, जैसे कोई लोहा होता है उसके ऊपर पिंट कर दिया जाता है तो वह संचारित होने से बच जाती है। तेल व ग्रीस लगाकर, बहुत से चीज़ों में तेल व ग्रीस का प्रयोग करके उसे संचारित होने से बचाया जाता है। गैल्वनीकरण, ये बोलते हैं यसद लेपन, जैसे किसी चीज़ में पतला सा लेप लगा दिया जाए, वो जैसे जिंक का किसी चीज़ पर पतला से लेप लगा दिया जाता है, वही गैल्वनीकरण यसद लेपन कहलाता है। टिन, क्रोमियम या निकिल की परत चढ़ाना, यह भी एक होता है संचारण से बचाव के लिए। मिश्रात्वन करके, मतलब किसी चीज़ को मिक्स करके, जैसे लोहा जब मिलता है वह काफ़ी मुलायम होता है, तो उसमें हम कार्बन कुछ मात्रा में मिला देते हैं, जिससे कि लोहा क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये लेसन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसे बैक करके आप दोबारा देख सकते हो, ये वीडियो पड़ी रहेगी। और हाँ, नोट्स के लिए आप 6387589005 पर व्हाट्सअप करें नोट्स के लिए।
इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।